नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शिक्षा सर्टिफिकेट्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आधुनिक भारत के इतिहास की 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज की यह जो हमारी वीडियो है यह तीसरी वीडियो है तथा आज के इस तीसरे वीडियो में आज हम गवर्नर जनरल और वायसराय से संबंधित जितने भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं उन सभी इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। दोस्तों, आधुनिक भारत का इतिहास का हमारा जो सब्जेक्ट है इसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है गवर्नर जनरल और वायसराय का। लगभग इस टॉपिक से जो है 2 से 3 प्रश्न प्रति वर्ष एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो इस वीडियो का बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में उन सभी इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया गया है जो कि गवर्नर जनरल और वायसराय से बन सकते हैं। तो इस वीडियो का बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। इसके साथ ही आपको पता होगा कि हम 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चला रहे हैं आधुनिक भारत के इतिहास की, तथा इस सीरीज का यह हमारा तीसरा वीडियो है। बाकी के 2 वीडियो हमने अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने हमारे दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो उन 2 वीडियो को आप देख लीजिएगा। वो 2 वीडियो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि कौन कौन से इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं जो गवर्नर जनरल और वायसराय से बन सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला इम्पॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपके पास 2 कथन दिए गए हैं। इन दोनों कथनों को पढ़ के आपको सही आंसर का चयन करना है। तो आइए पहले कथन पढ़ लेते हैं। पहला कथन हमारा क्या कह रहा है? रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। प्रश्न में क्या कहा जा रहा है? रॉबर्ट क्लाइव जो थे ये बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। दूसरा कथन हमारा क्या कह रहा है? विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है आपको बताना है। तो यहाँ पे आपको 2 कथन दिए गए हैं। इन दोनों कथनों में से देख के आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कथन ए की। तो कथन ए हमारा क्या कह रहा है? रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, जो कि बिल्कुल गलत कथन है। क्योंकि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग। आप ऐसे याद देखिएगा। अगर बंगाल के पहले गवर्नर जनरल की बात हो तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग। परंतु अगर बंगाल के सिर्फ गवर्नर की बात हो, अगर बंगाल के सिर्फ गवर्नर की बात हो तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। तो आपको ये डिफरेंस याद रखना है। 3 प्रश्न आपको हमेशा एग्जाम में कंफ्यूज करते हैं। कौन कौन से 3 प्रश्न हैं? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, और एक प्रश्न पूछा जाता है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। तो ये 3 प्रश्न एग्जाम में लगातार विद्यार्थियों को कंफ्यूज करते रहते हैं। तो आपको मैं तीनों बताऊंगा 1 बाय 1 करके। आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए इन 3 प्रश्नों में। तो पहला कौन सा है? बंगाल का पहला गवर्नर। यहाँ पे सिर्फ गवर्नर की बात हो रही है। क्या मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे? बंगाल का पहला गवर्नर, यानी यहाँ पे सिर्फ गवर्नर की बात हो रही है। तो अगर बंगाल के पहले गवर्नर की बात हो तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। क्या हो जाएगा? अगर बंगाल के पहले गवर्नर की बात हो सिर्फ तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रॉबर्ट क्लाइव। वहीं अगर आपसे एग्जाम में पूछे बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था तो आपका आंसर हो जाएगा राइट वॉरेन हेस्टिंग। तो आप इसे याद रखिएगा। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग, परंतु बंगाल का प्रथम गवर्नर की बात हो तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। तो ये 2 डिफरेंस हैं, इन्हें आप जरूर याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। तो इस तरह से हमारा जो पहला कथन है वह बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग। तो आप इसे याद रखिएगा। रॉबर्ट क्लाइव क्या था? तो रॉबर्ट क्लाइव था आपका बंगाल का पहला गवर्नर, न कि गवर्नर जनरल था। दूसरा कथन हमारा क्या कह रहा है? विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, जो कि कथन बिल्कुल सही है। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की बात हो, आप याद रखिएगा, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की बात हो तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विलियम बेंटिक। तो आप इसे याद रखिएगा। तो इस तरह से हमारा कौन सा कथन सही हो जाएगा? कथन 2, यानी केवल 2। दूसरा कथन जो हमारा है वह सही है। दूसरा कथन हमारा क्या कह रहा है कि जो विलियम बेंटिक था वह भारत का पहला गवर्नर जनरल था।
आई होप आपको यह जो क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो इन तीनों को आप जरूर याद रखिएगा, यहां से लगातार एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, सॉरी यहाँ पे भारत के नहीं होगा, यहाँ पे भारत के नहीं बंगाल की बात हो रही है। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल की अगर बात हो तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग। यहाँ पे बंगाल होगा, आप यहाँ पे आप याद रखिएगा बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, आप याद रखिएगा बंगाल का जो पहला गवर्नर जनरल था कौन था, तो वॉरेन हेस्टिंग। तो आप इसे याद रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके साथ मैं आपको वॉरेन हेस्टिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने जा रहा हूं जो आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो आप पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठिएगा क्योंकि आज का जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको प्रश्न को सॉल्व करने के अलावा मैं कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट बन सकते हैं गवर्नर जनरल से रिलेटेड उनको भी बताऊंगा जो कि आपके एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। तो आइए वॉरेन हेस्टिंग जो था उससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को कवर कर लेते हैं। सबसे पहले वॉरेन हेस्टिंग का कार्यकाल आपसे पूछा जा सकता है। तो वॉरेन हेस्टिंग का कार्यकाल क्या था, 1772 से 1785 के मध्य जो था वॉरेन हेस्टिंग का कार्यकाल था। वॉरेन हेस्टिंग क्या था, तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। ये दो फैक्ट हो गए। इसके बाद यह जो वॉरेन हेस्टिंग था इसने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की थी। किसकी, तो आप याद रखिएगा वॉरेन हेस्टिंग जो था इसने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, किसकी, तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की थी। इसके अलावा मुगल सम्राट को मिलने वाली 26 लाख की जो वार्षिक पेंशन थी उसको भी इसने बंद करवा दिया था। जो वॉरेन हेस्टिंग था इसने मुगल सम्राट जो थे उस समय, मुगल सम्राट शाह आलम जो थे उनको जो 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन मिलती थी उसको भी बंद करवा दिया था वॉरेन हेस्टिंग ने। इसके साथ यह जो एकमात्र गवर्नर जनरल था जिस पर इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में महाभियोग चलाया गया था, जिसे भी आप याद रखिएगा जो वॉरेन हेस्टिंग था यह एकमात्र गवर्नर जनरल था जिस पर इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में महाभियोग चलाया गया था। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा सुरक्षा प्रकोष्ठ यानी कि रिंग फेंस की जो नीति थी वह भी वॉरेन हेस्टिंग से संबंधित थी। इसके साथ दो इंपॉर्टेंट युद्ध हैं जिनसे वॉरेन हेस्टिंग का संबंध था। कौन कौन से, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। आप इसे याद रखिएगा, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ये दो इंपॉर्टेंट युद्ध थे जिनसे संबंधित था वॉरेन हेस्टिंग। तो इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट जितने मैंने आपको बताए वॉरेन हेस्टिंग से रिलेटेड इन्हें आप याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था। यह भी सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जब कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई तो उस समय बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वह कौन था। तो कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना है सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए कब की गई थी। तो 15 जनवरी सन 1784। कब, तो 15 जनवरी 1784 ईस्वी में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की जो है स्थापना की गई थी। तथा जब एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कलकत्ता में की गई तो उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग। तो आप इसे याद रखिएगा, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल था जब 1784 में कलकत्ता में जो है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है सुरक्षा प्रकोष्ठ यानी घेरे की नीति, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रिंग फेंस। क्या बोलते हैं, सुरक्षा प्रकोष्ठ को इंग्लिश में बोला जाता है रिंग फेंस तथा इसका अन्य नाम है घेरे की नीति। तो यह जो सुरक्षा प्रकोष्ठ या रिंग फेंस या घेरे की नीति थी यह किससे संबंधित थी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया रिंग फेंस या सुरक्षा प्रकोष्ठ या जो घेरे की नीति है इसका संबंध है वॉरेन हेस्टिंग से। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन
प्रणाली यानी कि डुअल गवर्नमेंट को समाप्त किया था। तो बंगाल से डुअल गवर्नमेंट को समाप्त करने का जो श्रेय है वह भी जाता है वॉरेन हेस्टिंग को। तो आप इसे याद रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वॉरेन हेस्टिंग। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा कह रहा है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, एकमात्र गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग जिस पर इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में महाभियोग चलाया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वॉरेन हेस्टिंग। इस पे इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा, तो इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में जो है इस पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। इसका नाम था वॉरेन हेस्टिंग तथा यह एकमात्र गवर्नर जनरल था जिस पर इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में महाभियोग चलाया गया था। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की। तो भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना करने का जो श्रेय है यह दिया जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। किसको, तो भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना करने का जो श्रेय है यह लॉर्ड कॉर्नवालिस को दिया जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब हम बात करेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण हो जाते हैं। सबसे पहले लॉर्ड कॉर्नवालिस का कार्यकाल आपको पता होना चाहिए। तो यह जो लॉर्ड कॉर्नवालिस था इसका टाइम पीरियड था 1786, आप याद रखिएगा 1786 से 1793, उसके बाद दोबारा यह बन के आया था 1805 में। तो दो बार यह गवर्नर जनरल बन के आया था। पहली बार बना था, इसका कार्यकाल था 1786 से 93 के मध्य, और उसके बाद 1805 में यह पुनः गवर्नर जनरल बन के आया था। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा न्यायिक और कर संबंधी शक्तियों का पृथक्करण इसके द्वारा किया गया था। इसके साथ यह जो लॉर्ड कॉर्नवालिस था, इसके द्वारा लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा भारत में 4 भ्रमणशील, आप याद देखिएगा, इसके द्वारा भारत में 4 भ्रमणशील अदालतों की स्थापना भी की गई थी। कितनी, तो 4 भ्रमणशील अदालतों की भी स्थापना की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, जिसमें से 3 जो थी बंगाल में थी और एक बिहार में थी। तो आप ऐसे याद रखिएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 4 भ्रमणशील अदालतों की स्थापना की गई थी, जिनमें से 3 अदालतें बंगाल की थी और एक बिहार में थी। तो आप इसे याद रखिएगा। इसके बाद यह जो लॉर्ड कॉर्नवालिस था इसने 1793 में कॉर्नवालिस कोड का निर्माण भी किया था। तो इसे भी आप याद रखिएगा, यह जो लॉर्ड कॉर्नवालिस था इसने 1793 में कॉर्नवालिस, आप याद रखिएगा, कॉर्नवालिस कोड की स्थापना भी इसने की थी। इसके साथ यह जो था 1793 में अस्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था भी शुरू किया था। आप इसे याद रखिएगा, 1793 में अस्थायी बंदोबस्त की जो व्यवस्था है लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा ही शुरू की गई थी। इसके साथ यह जो लॉर्ड कॉर्नवालिस था भारत में सिविल सेवा का जनक भी माना जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जो लॉर्ड कॉर्नवालिस था यह भारत में सिविल सेवा का जनक, आप याद रखिएगा, भारत में सिविल सेवा का जनक भी लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। तथा एक लास्ट अति महत्वपूर्ण प्रश्न, लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो कब्र है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में है। कहाँ, तो कॉर्नवालिस की जो कब्र है वह उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में है। तो आई होप आपको ये फैक्ट अच्छा लगा होगा जो मैंने बताया लॉर्ड कॉर्नवालिस से रिलेटेड। तो दोस्तों ये जो फैक्ट मैं आपको बताते चल रहा हूं इनको आप नोट डाउन करते चलिएगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए सुपर इम्पॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया था किसके द्वारा। तो भारतीय लोक सेवा का जो प्रवर्तन है यह किया गया था कॉर्नवालिस के शासनकाल में। जैसा कि मैंने आपको बताया भारत में सिविल सेवा का जनक, भारत में जो है सिविल सेवा का जनक जो है यह माना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया कि जो लॉर्ड कॉर्नवालिस था इसकी कब्र है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में। तो आप इसे याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र बनाई गई है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा कह रहा है,
1802 में बसिन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे? ये भी सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 1802 में जब बसिन की संधि की गई थी, तो यह जो बसिन की संधि थी यह किसके मध्य हुई थी? तो अंग्रेजों और बाजीराव द्वितीय के मध्य, यानी ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के मध्य जो है बसिन की संधि की गई थी। तो आप इसे याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तथा इस सहायक संधि के तहत बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की संरक्षकता स्वीकार कर ली थी। इसे भी आप याद रखिएगा, इसी संधि के तहत जो बाजीराव द्वितीय था वह अंग्रेजों की संरक्षण में आ गया था। तो ये भी लगातार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि वह पहला मराठा सरदार कौन था जिसने अंग्रेजों की सहायक संधि को स्वीकार किया था। यह भी लगातार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बाजीराव द्वितीय यह पहला मराठा सरदार था जिसने अंग्रेजों की सहायक संधि को स्वीकार किया था। तो यह भी लगातार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा शासक। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा शासक था पेशवा बाजीराव द्वितीय, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। पेशवा बाजीराव द्वितीय जो था यह जो है लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा शासक बन गया था। तो इसे आप याद रखिएगा। इसके साथ जो लॉर्ड वेलेस्ली था इसका कार्यकाल आपसे पूछा जा सकता है। तो लॉर्ड वेलेस्ली जो था इसका कार्यकाल था, इसका टाइम पीरियड था भारत में 1798 से 1805। कब से कब? तो 1798 से 1805 इसका कार्यकाल था लॉर्ड वेलेस्ली का। तथा भारत में सहायक संधि का जो सिस्टम है उसका जनक लॉर्ड वेलेस्ली को ही माना जाता है। ये भी कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। भारत में सहायक संधि का जनक, तो भारत में सहायक संधि का जो जनक है यह माना जाता है किसको? तो लॉर्ड वेलेस्ली को। तथा इस सहायक संधि के तहत जो राज्य इस सहायक संधि को स्वीकार किए थे वो भी आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उन्हें भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, उनका क्रम वाइज नाम आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो मैं आपको क्रम वाइज उनके नाम बताते जा रहा हूँ जो राज्य सहायक संधि को स्वीकार किए थे। तो इनको क्रम वाइज ही आप लिखिएगा, क्योंकि एग्जाम में इनको क्रम में बिठाने के लिए प्रश्न लगातार पूछा जाता है। तो सबसे पहला राज्य जो था लॉर्ड वेलेस्ली के सहायक संधि को स्वीकार किया था वह था हैदराबाद 1798 में। कौन? तो हैदराबाद पहला राज्य था जिसने 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार किया था। उसके बाद मैसूर ने सहायक संधि को स्वीकार किया था। कब? तो 1799 ईस्वी में। उसके बाद तंजौर था। उसके बाद कौन था? तो तंजौर ने इसकी सहायक संधि को स्वीकार किया था 1799 में। उसके बाद अवध राज्य जो था इसने भी सहायक संधि को स्वीकार किया था। कब? तो 1801 ईस्वी में। तो आप क्रम वाइज नोट डाउन कीजिएगा, क्योंकि क्रम वाइज एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद पांचवा राज्य कौन था? तो पांचवा राज्य था पेशवा। दिसंबर 1802 ईस्वी में जो पेशवा थे उन्होंने सहायक संधि को स्वीकार किया था। उसके बाद थे बरार एवं भोसले। आप नोट डाउन कर लीजिए। मैंने पांचवा क्या बताया होगा? पेशवा जो थे इन्होंने दिसंबर 1801 में सहायक संधि को स्वीकार किया था। उसके बाद बरार एवं भोसले इन्होंने सहायक संधि को स्वीकार किया था। कब? तो 1803 ईस्वी में। और इसके बाद सिंधिया थे। कौन थे? तो सिंधिया जो थे इन्होंने भी लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार किया था 1804 ईस्वी में। तो इतने राज्य आप याद रखिएगा। ये राज्य जितने मैंने आपको बताई इन राज्यों ने जो है सहायक संधि को स्वीकार किया था। तो इसे आप याद रखिएगा। इसके साथ जो लॉर्ड वेलेस्ली था उसके शासनकाल में एक प्रसिद्ध युद्ध भी लड़ा गया था, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध। तो यह भी लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल से ही संबंधित है। इसे भी आप याद रखिएगा। जो लॉर्ड वेलेस्ली था इसके समय चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध भी लड़ा गया था तथा इसी युद्ध में जो है टीपू सुल्तान की मृत्यु भी हो गई थी। तो इसे आप याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा कह रहा है सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम देशी शासक कौन था?
तो सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम देसी शासक कौन थे? तो हैदराबाद के निजाम। कौन हो जाएगा इसका आंसर? तो हैदराबाद के निजाम जो थे ये प्रथम देसी शासक थे जिन्होंने सहायक संधि को स्वीकार किया था। मैंने आपको बताया था जो हैदराबाद था इसने कब सहायक संधि को स्वीकार किया था? तो 1798 में, यानी 1798 में यह पहला राज्य बना था हैदराबाद जिसने वेलेजली यानी कि लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार किया था। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा कह रहा है निम्न में से सहायक संधि को किसने स्वीकार नहीं किया? तो इसमें से वह कौन है जिसने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था? यह भी लगातार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो इसमें से कौन है जो सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था? तो इंदौर के होलकर राज। आप इसे याद रखिएगा, इंदौर के जो होलकर थे इन्होंने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। इसके अलावा मैसूर के शासक, जोधपुर के राजपूत और हैदराबाद के निजाम, इन तीनों ने सहायक संधि को स्वीकार कर लिया था, परंतु इंदौर के होलकर ने जो है सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा कह रहा है आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था वह कौन था? यानी आंग्ल नेपाल युद्ध जो लड़ा गया था वह किसके शासनकाल में लड़ा गया था? तो जो आंग्ल नेपाल युद्ध था यह लड़ा गया था लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में। किसके? तो लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में जो है आंग्ल नेपाल युद्ध लड़ा गया था। यानी ऑप्शन इसका जो बी है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आंग्ल नेपाल युद्ध यह हुआ था 1816 ईस्वी में। आप इसे याद रखिएगा, जो आंग्ल नेपाल युद्ध था यह 1816 ईस्वी में हुआ था तथा इस युद्ध का जो अंत है वह संगोली की संधि के साथ हुआ था। कौन सी संधि? तो संगोली की संधि के बाद जो है आंग्ल नेपाल युद्ध की समाप्ति हुई थी 1816 ईस्वी में तथा उस समय जो गवर्नर जनरल था भारत का वह था लॉर्ड हेस्टिंग। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा जो लॉर्ड हेस्टिंग था यह मराठा शक्ति को अंतिम रूप से समाप्त करने वाला गवर्नर जनरल था। इसे भी आप याद रखिएगा, मराठा शक्ति को अंतिम रूप से समाप्त करने वाला गवर्नर जनरल था लॉर्ड हेस्टिंग तथा पिंडारियों का दमन भी लॉर्ड हेस्टिंग ने ही किया था। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखिएगा। तथा इसका टाइम पीरियड क्या था? तो 1813 से 1823 के मध्य इसका टाइम पीरियड था, कार्यकाल था इसका। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ए युग्म सही, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इस प्रकार के प्रश्न लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस प्रकार के प्रश्न आपको सॉल्व करने आने चाहिए। तो सबसे पहले आइए युग्म देख लेते हैं क्या क्या कह रहा है। बक्सर का युद्ध उस समय कौन था? हेक्टर मुनरो। लॉर्ड हेस्टिंग आंग्ल नेपाल युद्ध। तीसरा क्या है? लॉर्ड वेलेजली। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। और डी हमारा क्या कह रहा है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो आइए देख लेते हैं इसमें से कौन गलत है कौन सही है। तो बक्सर का युद्ध, तो बक्सर का युद्ध जो हुआ था 1764 ईस्वी में हुआ था तथा जब बक्सर का युद्ध लड़ा गया था तो उस समय अंग्रेजी सेनापति कौन था? तो हेक्टर मुनरो था। तो पहला कथन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बक्सर के युद्ध के समय अंग्रेजी सेनापति था हेक्टर मुनरो। तो पहला जो कथन है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा क्या है? लॉर्ड हेस्टिंग। तो मैंने आपको बताया आंग्ल नेपाल युद्ध के समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड हेस्टिंग। तो दूसरा कथन भी सही हो जाएगा। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जब लड़ा गया था इसी समय 1799 में ही जो है टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी तथा उस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड वेलेजली। तो ये भी कथन बिल्कुल सही है। तो लास्ट का जो कथन हमारा हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था इस समय जो है लॉर्ड हेस्टिंग का शासन काल था। इसे आप याद रखिएगा, जब तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लड़ा गया था तो उस समय लॉर्ड हेस्टिंग का कार्यकाल था, न कि लॉर्ड कॉर्नवालिस का। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? तो कुशासन का आरोप लगा के किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो आप इसे याद रखिएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो था उसने कुशासन का आरोप लगा के जो है मैसूर राज्य का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है
ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंधित है? तो ठगों का जो दमन है किसने किया था? तो ठगों का दमन किया था कैप्टन स्लीमैन ने, यानी ऑप्शन जो इसका बी है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। जो कैप्टन स्लीमैन था उसने ठगों का दमन किया था, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, सती प्रथा पर किसने पाबंदी लगाई? तो सती प्रथा पर किसने पाबंदी लगाई थी? तो 1829 ईस्वी में सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जो है 1829 ईस्वी में सती प्रथा पर रोक लगा दी थी, तो आप इसे याद रखिएगा। इसके साथ यह जो लॉर्ड विलियम बेंटिक था इसका टाइम पीरियड था शासन का भारत में 1828 से 1835। कब था? तो 1828 से 1835 के मध्य यह भारत का गवर्नर जनरल था तथा इसने 1829 में सती प्रथा पे रोक लगाई थी, तो इसे भी आप याद रखिएगा। इसके साथ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो लगातार एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल, यहाँ पे भारत की बात हो रही है, तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो आप इसे याद रखिएगा। जो 1833 का चार्टर एक्ट था, आप इसे याद रखिएगा, 1833 का जो चार्टर एक्ट था, इस 1833 के चार्टर एक्ट के तहत भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक को। ये सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके साथ शिशु बालिका की हत्या पर भी जो लॉर्ड विलियम बेंटिक था उसने प्रतिबंध लगाया था, तो इसे भी आप याद रखिएगा। शिशु बालिका की हत्या पर भी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने प्रतिबंध लगाया था। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई? तो जैसा कि मैंने आपको बताया सती प्रथा पर रोक लगाई थी इसने 1829 ईस्वी में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 1829 में। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, इनमें से किस वर्ष बंगाल के दासों के निर्यात को रोक दिया गया था? तो बंगाल के दासों के निर्यात को किस वर्ष रोका गया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, बंगाल से दासों के निर्यात को रोका गया था 1800, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1789 में, यानी 1789 में जो है बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया था, तो आप इसे याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा कह रहा है, अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय कब हुई थी? मतलब अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ किसके समय में? तो जब अंग्रेजों के द्वारा सिंध पर विजय प्राप्त की गई थी तो उस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड एलन बरो, यानी ऑप्शन इसका ए है, बिल्कुल सही है। जब सिंध पर विजय प्राप्त की गई थी तो उस समय जो है भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड एलन बरो, तो इसे भी आप याद रखिएगा। यह जो लॉर्ड एलन बरो था इसका टाइम पीरियड था 1842 से लेके 1844 के मध्य, तथा इसी के शासनकाल में जो ब्रिटिश साम्राज्य था वह सिंध को जीत लिया, मतलब ब्रिटिश साम्राज्य ने अपने में सिंध को मिला लिया था, तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा दास प्रथा का उन्मूलन, अब इसे याद रखिएगा, दास प्रथा का उन्मूलन भी 1843 में लॉर्ड एलन बरो ने ही किया था। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा कह रहा है, लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ? तो जो लॉर्ड डलहौजी था उसने किस रीति का पालन करके अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुशासन का आरोप लगाकर, यानी ऑप्शन जो इसका डी है बिल्कुल सही है। कुप्रशासन के कारण जो है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया गया था, तो आप इसे याद रखिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ यह जो लॉर्ड डलहौजी था, लॉर्ड डलहौजी का टाइम पीरियड आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो लॉर्ड डलहौजी जो था इसका टाइम पीरियड था कब से कब? तो 1848 से 56 के मध्य, ये भी लगातार एग्जाम में पूछा जाता है। तो 1848 से 56 के मध्य जो है लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल था, तथा व्यापकत का सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इसके तहत इसी के द्वारा जो है किया गया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का जो प्रारंभ है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का जो उदय है, यह इसी के द्वारा किया गया था, तो आप इसे याद रखिएगा। तथा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी व्यापकत का सिद्धांत आप याद रखिएगा, व्यापकत का सिद्धांत, इसको इंग्लिश में कहते हैं हम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसका जनक भी कौन था भारत में?
तो लॉर्ड डलहौजी था, तथा इसी व्यपगत का सिद्धांत का प्रयोग करके ही जो लॉर्ड डलहौजी था उसने ब्रिटिश साम्राज्य में कई राज्यों को मिला लिया था। तो इसके तहत व्यपगत के सिद्धांत के तहत कौन कौन से राज्य थे जो ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाए गए थे लॉर्ड डलहौजी के द्वारा? तो पहला राज्य था सतारा, 1848 में इसको ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। उसके बाद जैतपुर एवं संबलपुर को मिलाया गया था, उसके बाद बघाट को, उसके बाद उदयपुर को, उसके बाद झांसी को और नागपुर को। इन सभी राज्यों को व्यपगत का सिद्धांत का आरोप करके अपने राज्य में मिला लिया गया था ब्रिटिश के द्वारा। तो आप इसे याद रखिएगा। इसके साथ एक आप याद रखिएगा 1854 में लाया गया था चार्ल्स वुड डिस्पैच। ये आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। 1854 में लाया गया था चार्ल्स वुड डिस्पैच। इसको बोला जाता है भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा। इस चार्ल्स वुड डिस्पैच को भारत में बोला जाता है शिक्षा का मैग्ना कार्टा। तो यह जब भारत में लाया गया था 1854 में, तो उस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लगातार एग्जाम में यह पूछा गया है कि जब चार्ल्स वुड डिस्पैच यानी कि भारत का जो शिक्षा का मैग्ना कार्टा था जब लाया गया था 1854 ईस्वी में, तो उस समय जो है भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा लॉर्ड डलहौजी के समय में ही पहली ट्रेन चलाई गई थी भारत में 1853 ईस्वी में। आप ऐसे याद रखिएगा 1853 में जो पहली रेल चलाई गई थी भारत में वह भी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाई गई थी। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा कलकत्ता से आगरा के बीच, आप इसे याद रखिएगा, कलकत्ता से आगरा के बीच जो तार सेवा थी, आप इसे याद रखिएगा, कलकत्ता से आगरा के बीच जो पहली तार सेवा थी इसको भी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में शुरू किया गया था 1853 ईस्वी में। इसके साथ जो है सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा लोक सेवा विभाग की स्थापना भी जो है लॉर्ड डलहौजी ने की थी। तो आप इसे याद रखिएगा। इसके साथ भारतीय नागरिक सेवा में नियुक्ति हेतु पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा की जो शुरुआत है 1855 में, वह भी लॉर्ड जो है डलहौजी के समय ही की गई थी। यानी जो इंडियन सिविल सेवा की जो परीक्षा थी उसकी शुरुआत भी जो है 1855 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही की गई थी। तो इसे भी आप याद रखिएगा। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और आप याद रखिएगा कि जो लॉर्ड डलहौजी था उसके समय में ही 1854 ईस्वी में पोस्ट ऑफिस एक्ट, 1854 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के समय में ही पोस्ट ऑफिस एक्ट लाया गया था। अगला इंपॉर्टेंट हमारा है अधोलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित है? तो इसमें से कौन सा सुमेलित है आपको बताना है। सतारा का विलय 1849 में, पंजाब का विलय 1854 में, अवध का विलयन 1856 में या झांसी का विलयन 1855 में। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो इसमें से सही कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी, यानी अवध का जो विलय है यह 1856 में किया गया था अंग्रेजी साम्राज्य में। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अवध का विलय जो है 1856 ईस्वी में अंग्रेजी साम्राज्य में किया गया था। तो आप इसे याद रखिएगा। वहीं झांसी का जो विलय है यह 1800 कब किया गया था? 1853 ईस्वी में। झांसी का विलय अंग्रेजी साम्राज्य में 1853 ईस्वी में किया गया था। उसके बाद जो सतारा था इसका विलय किया गया था 1848 ईस्वी में अंग्रेजी साम्राज्य में। तो इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किया गया? तो जब 1856 ईस्वी में अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किया गया तो उस समय ब्रिटिश रेजिमेंट कौन था? तो उस समय ब्रिटिश रेजिमेंट था जेम्स आउट्रम। क्या हो जाएगा? तो उस समय ब्रिटिश रेजिमेंट था जेम्स आउट्रम जब 1856 ईस्वी में अंग्रेजी साम्राज्य में अवध का विलय किया गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी जेम्स आउट्रम। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है भारत में प्रथम रेल लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो जैसा कि मैंने आपको बताया भारत में जो पहली रेल थी वो चलाई गई थी 16 अप्रैल 1853 को, तथा उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला इंपॉर्टेंट हमारा है किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की? तो भारत में किस कंपनी के द्वारा रेल यात्रा पहली बार प्रारंभ की गई थी?
तो जब भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की गई थी तो कंपनी थी उस समय ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे, यानी ऑप्शन जो इसका बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे के द्वारा जो है भारत में पहली रेल यात्रा प्रारंभ की गई थी, तो ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट को 1845 से 1855 के दौरान स्वरूप देने वाला कौन गवर्नर जनरल था? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट था, सार्वजनिक निर्माण विभाग था, उसकी स्थापना की गई थी लॉर्ड डलहौजी के समय, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड डलहौजी, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा कह रहा है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन काल में क्रियान्वित किया गया था? तो जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम है यह किसके शासन काल में क्रियान्वित किया गया था? तो लॉर्ड कैनिंग के शासन काल में, यानी ऑप्शन जो इसका बी है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। लॉर्ड कैनिंग के शासन काल में जो है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है लाया गया था, तो आप इसे याद रखिएगा। इसके साथ यह जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है आपके एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यह भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था तथा भारत का प्रथम वायसराय था, तो इसे आप याद रखिएगा। जो लॉर्ड कैनिंग था यह भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था तथा प्रथम वायसराय था। क्यों? क्योंकि जब यह गवर्नर जनरल था तो उस समय जब 1858 की क्रांति हुई थी तो उससे पहले जो है गवर्नर जनरल का जो पद था उसको समाप्त कर दिया गया। 1857 की क्रांति के बाद जो है गवर्नर जनरल का पद भारत में समाप्त कर दिया गया था। गवर्नर जनरल की जगह जो नया पद बनाया गया था ब्रिटिश क्राउन के द्वारा, पीछे याद रखिएगा, ब्रिटिश क्राउन के द्वारा जो है पद बनाया गया, तो उस पद को नाम दिया गया था प्रथम वायसराय का। तो इस तरह से भारत का अंतिम गवर्नर जनरल बना था लॉर्ड कैनिंग तथा प्रथम वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग ही बना था, तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में ही 1857 का विद्रोह हुआ था। तो ये लगातार एग्जाम पूछा जाता है कि जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो उस समय जो है कौन गवर्नर जनरल था? तो उस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग, तो आप इसे याद रखिएगा। तथा 1856 में जब विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया था तो उस समय भी गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग, तो आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर किसने सुनाया था? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसे ही 1857 की क्रांति समाप्त होती है उस क्रांति के बाद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल था उसको समाप्त कर दिया जाता है ब्रिटिश क्राउन के द्वारा, तथा भारत में जो है शासन है वो अब ईस्ट इंडिया कंपनी के जब इस 1857 का विद्रोह समाप्त हुआ था तो उस समय जो ब्रिटिश ताज था, जो ब्रिटिश क्राउन था, उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को मना कर दिया कि वह अब जो है भारत का प्रशासन नहीं देखेगी। अब भारत का प्रशासन कौन देखेगा? तो सीधे ब्रिटिश क्राउन जो होगा, ब्रिटिश ताज जो होगा, वह भारत का प्रशासन देखेगा। तथा इसी ब्रिटिश क्राउन ने ही, ब्रिटिश ताज ने ही जो है गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया था तथा गवर्नर जनरल की जगह उसने वायसराय का पद भी लाया था, तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा 1857 की जब क्रांति समाप्त हुई तो 1 नवंबर 1858 को जो ब्रिटिश क्राउन थी, ब्रिटिश महारानी थी, विक्टोरिया थी, उनकी घोषणा पत्र को पढ़कर सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने, तो इसे भी आप याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग, यानी ऑप्शन जो बी है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने, तो आप इसे याद रखिएगा। तथा इस घोषणा पत्र में यह कहा गया कि जो ब्रिटिश क्राउन है, जो ब्रिटिश ताज है, वह अब सीधे भारत का शासन संभालेगी, तो इसे भी आप याद रखिएगा। इसी घोषणा पत्र में यह बताया गया कि जो ब्रिटिश क्राउन है वह अब सीधे जो है भारत का शासन संभालेगी। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा कह रहा है, निम्न में से कौन एक भारत का प्रथम वायसराय था? तो भारत का प्रथम वायसराय और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल ये दोनों था कौन? तो लॉर्ड कैनिंग, तो इसे भी आप याद रखिएगा। लॉर्ड कैनिंग जो था यह भारत का प्रथम वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल भी था, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के
अधिकार को पुनः स्थापित किया गया था। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जो लॉर्ड कैनिंग था इसने 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा था, तथा इसी घोषणा पत्र में ही यह बताया गया कि अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने की जो प्रथा थी उसको पुनः स्थापित किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1858 के भारत सरकार के अधिनियम के द्वारा, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। सॉरी 1858 का भारत सरकार नहीं, साम्राज्ञी की घोषणा, यहाँ पे साम्राज्ञी की घोषणा हो गया नहीं, ये तो महारानी विक्टोरिया का जो घोषणा पत्र था उसको पढ़ा गया था ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1858 का साम्राज्ञी की घोषणा, यानी महारानी विक्टोरिया का जो घोषणा पत्र था जो 1858 में पढ़ा गया था, उसी घोषणा पत्र में यह कहा गया था कि अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने की जो प्रथा है वह पुनः प्रारंभ कर दी जाएगी। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? तो दास प्रथा को भारत में समाप्त करने का जो श्रेय है यह दिया जाता है सर जॉन शोर को, यानी इसका राइट आंसर सर लॉर्ड एलन बरो को, यानी ऑप्शन जो इसका बी है बिल्कुल सही है। लॉर्ड एलन बरो ने जो है भारत में दास प्रथा का अंत किया था, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित युग्मों में से सही युग्म का आपको चयन करना है। तो पहला युग्म क्या है? अस्थायी बंदोबस्त कार्नवालिस, बिल्कुल सही है। अगला क्या है? चतुराईपूर्ण निष्क्रियता, लॉर्ड वेलेस्ली, जो कि कथक बिल्कुल गलत है। यह जो चतुराईपूर्ण निष्क्रियता है यह किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है किससे? तो कॉर्नवालिस से। तो इसे भी आप यह जो चतुराईपूर्ण निष्क्रियता है यह संबंधित है जॉन लॉरेंस से, न कि लॉर्ड वेलेस्ली से। किससे? तो जॉन लॉरेंस से संबंधित है चतुराईपूर्ण निष्क्रियता। तो इसे आप याद रखिएगा। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। सहायक संधि लॉर्ड डलहौजी, यह भी गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड वेलेस्ली हो जाएगा। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था उस समय गवर्नर जनरल, वायसराय था। लॉर्ड डफरिन वायसराय था उस समय जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। तो आप इसे याद रखिएगा। अस्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के। चतुराईपूर्ण निष्क्रियता किसके शासनकाल में लाई गई थी? जॉन लॉरेंस के। सहायक संधि किसके शासनकाल में हुई थी? तो लॉर्ड वेलेस्ली के। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? तो लॉर्ड डफरिन के। तो इसे आप याद रखिएगा। अगला हमारा है, पेशवाई को कब समाप्त किया गया था? ये भी सुपर इंपॉर्टेंट है। तो पेशवाई को जो है कब समाप्त किया गया था? तो 1818 ईस्वी में जो है पेशवाई को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था। तो इसे आप याद रखिएगा 1818 में। अगला हमारा है, भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना कब हुई? मतलब किसके शासनकाल में हुई थी? जो प्रथम जनगणना थी यह की गई थी किसके शासनकाल में? तो जो प्रथम जनगणना थी यह की गई थी कब? तो प्रथम जनगणना हुई थी किसके शासनकाल में? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, यानी इसका ऑप्शन जो हमारा है सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो प्रथम जनगणना थी भारत में यह किसके शासनकाल में हुई थी? तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में जो है प्रथम जनगणना की गई थी। तो इसे आप याद रखिएगा। 1872 ईस्वी में जो है भारत में प्रथम जनगणना का प्रारंभ किया गया था लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। इसके साथ अगर नियमित जनगणना की बात हो तो 1872 में जनगणना की जो शुरुआत है तो लॉर्ड मेयो ने की थी, परंतु अगर नियमित जनगणना की बात हो तो जो नियमित जनगणना है वह 1881 ईस्वी से की जा रही है, तथा 1881 ईस्वी में कौन शासन कर रहा था? तो उस समय लॉर्ड रिपन था। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगर अस्थायी जनगणना की बात हो, अस्थायी जनगणना की शुरुआत की, तो जो अस्थायी जनगणना थी उसकी शुरुआत हुई थी 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय। तो दोनों आपको याद रखना है। अगला हमारा है, किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में की गई थी? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किस वायसराय की हत्या की गई थी? लॉर्ड मेयो की, यानी ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही है। अगला हमारा है, कौन भारत का वायसराय, मतलब सबसे लंबा वायसराय भारत का कौन रहा था सबसे लंबे समय तक? तो सबसे लंबे समय तक दिए गए ऑप्शंस के अनुसार जो भारत का वायसराय था वह था लॉर्ड कर्जन। यहाँ पे ऑप्शंस की बात हो रही है तो इसे आप याद रखिएगा। दिए गए ऑप्शन के अनुसार भारत में सबसे लंबा वायसराय था लॉर्ड कर्जन। किस प्रकार है ये देख लेते हैं। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल था 1899 से 1905 ईस्वी तक। तो इसका कितना हो गया? 7 साल हो गया। उसके बाद लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल कितना था? तो लॉर्ड डफरिन का था
1884 से 1888 के मध्य, तो इसका शासनकाल कितना हो गया, तो इसका हो गया 5 वर्ष का हो गया। उसके बाद लॉर्ड हार्डिंग की अगर हम बात करें तो लॉर्ड हार्डिंग था 1910 से था 1916 तक, किस प्रकार इसका हो गया 6 वर्ष। उसके बाद लॉर्ड मेयो का कितना था, तो लॉर्ड मेयो था 1869 से 72, कितना, तो 1869 से 72 था लॉर्ड मेयो का, तो इस प्रकार इसका 3 वर्ष। तो इस प्रकार दिए गए ऑप्शंस के अनुसार लॉर्ड कर्जन जो था इसका कार्यकाल सबसे लंबा था, यानी 7 वर्ष। तो इसे भी आप याद रखिएगा। क्या एक चीज़ आप बता सकते हैं कि पूरे भारत में जितने भी वायसराय हुए थे उन वायसराय में सबसे लंबा कार्यकाल किसका था? अगर आपको इसका जवाब पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? तो निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? तो लॉर्ड रिपन को, यानी ऑप्शन जो इसका है हमारा डी बिल्कुल सही हो जाएगा। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न हमारा है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की जो स्थापना है यह किसके शासनकाल में हुई थी? तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में, यानी ऑप्शन जो इसका है हमारा सी बिल्कुल सही हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में जो है पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है भारत में कर्जन के कुप्रशासन, मतलब भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? तो भारत में जो कर्जन के प्रशासन की तुलना है औरंगजेब से की गई थी जी.के. गोखले, यानी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। गोपाल कृष्ण गोखले ने जो है कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की थी। अगला हमारा है फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? तो फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई गई थी लॉर्ड कर्जन के द्वारा। किसके द्वारा? तो जो लॉर्ड कर्जन था इसी के द्वारा जो है फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई गई थी। तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा लॉर्ड कर्जन के समय ही 1905 में बंगाल का विभाजन भी किया गया था। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? यह भी सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था? तो भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय माना जाता है लॉर्ड रीडिंग, यानी ऑप्शन इसका डी बिल्कुल सही है। भारत में लॉर्ड रीडिंग को जो है एकमात्र यहूदी वायसराय कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो आइए देख लेते हैं। वॉरेन हेस्टिंग पिट्स इंडिया एक्ट, तो वॉरेन हेस्टिंग के समय पिट्स इंडिया एक्ट आया था, आपको बताना है। तो इसमें से सही सुमेलित नहीं आपको बताना है। तो जब पिट्स इंडिया एक्ट आया था 1784 में, तो उस समय कौन था? भारत का गवर्नर जनरल। तो 1784 में जब पिट्स इंडिया एक्ट आया था तो उस समय भारत का गवर्नर था कौन? गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग। तो आप इसे याद, सॉरी भारत का नहीं, बंगाल का था उस समय। तो उस समय पिट्स इंडिया एक्ट के समय वॉरेन हेस्टिंग था। उसके बाद डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पे डलहौजी ही लाया था। तो आपको पता होगा जो व्यापकत का सिद्धांत था, जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था, यह भी लाया गया था किसके शासनकाल में? तो डलहौजी के शासनकाल में। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट यह कर्जन के शासनकाल में नहीं, लीटन के शासनकाल में लाया गया था। किसके? तो जो लॉर्ड लीटन था, आप याद रखिएगा, लॉर्ड लीटन जो था इसके शासनकाल में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था 1878 ईस्वी में। तो इसे आप याद रखिएगा, लॉर्ड लीटन के शासनकाल में 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था तथा इल्बर्ट बिल जो है रिपन से संबंधित है। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला हमारा है, तो यह था हमारा 40वां प्रश्न, जो कि आज का लास्ट प्रश्न था गवर्नर जनरल और वायसराय के सेशन का। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अमरीश यादव और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने अभी अनअकैडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया है तो इंस्टॉल कर लीजिए, जहाँ पे मेरी फ्री क्लासेस भी चलती हैं, जहाँ पे मेरी पेड क्लासेस भी चलती है। तो फ्री क्लासेस भी आप रेगुलर दे सकते हैं। एवरीडे एसएससी में, रेलवे में, जितने भी आपके अपकमिंग एग्जामिनेशंस आ रहे हैं, सारे सेक्शंस के लिए मैं आपको फ्री क्लासेस वहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूँ। करना सिर्फ इतना है आपको कि अनअकैडमी का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है और वहाँ पे आपको कोड टाइप करना है विमरीस @14। विमरीस मेरा नाम है, @ जो है स्पेशल कैरेक्टर हो जाएगा और 14 डिजिट हो जाएगा, जिससे आप फ्री क्लास है जो बिल्कुल फ्री है, बिना किसी पैसे लगाए जो वीडियोस मिलेंगी वो आप जाकर के वहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल फ्री अनअकैडमी के एप्लीकेशन पे।
उसके बाद दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है, जो वीडियो प्रेजेंट करी जा रही है आपको शिक्षा सिटी पे, तो वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। चलिए वीडियो देखते हैं।